हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। हाँ तो बच्चों, हमारा पहला जो चैप्टर चल रहा है 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में, भूगोल एक विषय के रूप में, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें हमने भूगोल की शाखाओं के बारे में बात की थी कि किस तरीके से क्रमबद्ध यानी विषय वस्तुगत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर होता है। ये उपागम के आधार पर है। इसके बाद में आज हम बात करते हैं बच्चों भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो भूगोल की कुछ शाखाएं हैं, इनको हम आगे पढ़ते हैं। भूगोल को कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है, इसी का अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो बच्चों देखिए, भौतिक भूगोल का मतलब होता है हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी भौतिक अवयव हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही मानव ने उनका निर्माण किया है, उनका निर्माण प्रकृति ने किया है। उन भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन जिस भूगोल में किया जाता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें अनेक शाखाएं हैं। सबसे पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान। भू यानी भूमि, आकृति यानी उसका आकार कैसा है। तो भू आकृति विज्ञान यह है भू आकृतियों, भूमि की बनावट जो है उसको, उनके क्रम विकास को, किस तरीके से उनका विकास हुआ और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है भू आकृति विज्ञान में। कि भूमि में जो बनावट है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी थी, उन सारी चीज़ों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में करते हैं। दूसरा है बच्चों जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल कैसा है, कौन कौन सी गैसें हैं, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी पर। इसके अलावा मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से, उनका अध्ययन किया जाता है। जलवायु के प्रकार के उष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध है या दोनों प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है या उष्ण शुष्क जलवायु है, ये अनेक प्रकार की जलवायु होती हैं, उनका अध्ययन और जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। ऐसे प्रदेश जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरी है जल विज्ञान। जैसा कि नाम से पता है, जल विज्ञान यह धरातल के जल परिमंडल, जो धरातल पर पाए जाने वाला संपूर्ण जल है और जिन क्षेत्रों में जल पाया जाता है जल परिमंडल कहलाता है, जिसमें आपके समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं जिनमें जल भरा हुआ है, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, चौथी है मृदा भूगोल, जिसे मिट्टी का भूगोल भी कहते हैं। इस भूगोल में मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, कैसी मिट्टी है, रंग के आधार पर, गठन के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, मिट्टियों के अनेक प्रकार होते हैं। रंग के आधार पर देखें तो लाल, पीली, काली, दोमट, लेटेराइट, रेतीली मिट्टी, तो ये अनेक मिट्टी के प्रकार हैं। उनका उत्पादकता स्तर यानी कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ है, उसका स्तर, इन मिट्टियों का वितरण कहाँ कहाँ है और इनका उपयोग किन किन फसलों के लिए किया जाता है आदि का अध्ययन इससे संबंधित है। ये तो था भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएँ। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब आता है मानव भूगोल, जिसमें मानव तथा प्रकृति के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेता है, उनका रूप परिवर्तन करता है और रूप परिवर्तन करके वह एक नई सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है या नई चीज़ों का निर्माण करता है जिनसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो मानव के द्वारा या मानव की क्रियाओं का प्रकृति के संबंध में जो अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। तो इसमें सबसे पहला है सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। समाज में रहता है मानव, तो समाज का वर्णन भी भूगोल के दृष्टि से किया जाता है, वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें मानव रहता है, निवास बनाता है, तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जिसका अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, समाज तथा इसकी स्थानिक यानी किसी प्रदेश विशेष या प्रादेशिक गत्यात्मकता यानी गतिशीलता एवं समाज के योगदान से निर्मित, समाज के द्वारा जो निर्मित हैं, योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है, जिसमें जनसंख्या के बारे में आंकड़े आते हैं,
समाज में आवास, निवास, जो मानव से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, और अधिवास का मतलब होता है जहाँ मानव निवास करता है, बस्ती। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, घट रही है, उसका वितरण, कहाँ कहाँ कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लिंगानुपात, स्त्री पुरुष अनुपात, प्रवास यानी माइग्रेशन, जिसे हम कहते हैं स्थानांतरण, एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाता है, प्रवास, एवं व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा रहता है और उसी से अपना जीविकोपार्जन करता है, तो आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप व अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल में दो प्रकार के अधिवास होते हैं, या तो लोग गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, उनके वितरण प्रारूप का अध्ययन होता है और अन्य उसकी विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, जिससे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, अर्थ प्राप्त होता है। यह मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन। कृषि यानी कृषि करता है, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, इनकी अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में देखिए, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल में ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जो पहले घटित हो चुकी हैं, जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। कहने का मतलब कोई भी अगर एरिया है, क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का निर्माण आज के दौरान हुआ है, तो वह किसी न किसी प्रक्रिया से पहले गुजर चुका है। तो भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की बनावट में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, कहीं ढाल ऊंचा, कहीं नीचा, इस तरीके से होता रहता है। और इसकी व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का देह है, ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में अगली है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में देखिए बच्चों, राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक घटनाएं जो होती हैं, उनका अध्ययन इस भूगोल में किया जाता है। एवं किसी भी राज्य या देश की सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में संबंध कैसे हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य की जो आपस में पड़ोसी सीमाएं हैं, उनसे उनका भूवैन्यासिक का मतलब होता है भूमि के आधार पर उनके संबंध कैसे हैं। एक आता है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, कि किस क्षेत्र में कितना निर्वाचन होता है, कहाँ तक वोट डलती हैं, वो चुनाव का परिदृश्य का विश्लेषण करता है। वो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जो जनता का राजनीतिक व्यवहार है कि लोग किस व्यक्ति को चुनना पसंद करते हैं अधिक और किसको नहीं, तो इसके लिए चुनाव कराया जाता है। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित की जाती है इस राजनीतिक भूगोल में। इसके बाद में अगला आता है जीव भूगोल। ये उपागम चल रहे हैं बच्चों, उपागम के आधार पर हम भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीव भूगोल देखिए, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में इंटरफेस, यानी इनकी अंतः प्रक्रिया के फलस्वरूप जीव भूगोल का अव्युदय हुआ, यानी इसका विकास हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं जीव भूगोल की। तो सबसे पहले जीव भूगोल ही है। जीव भूगोल, इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप, जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु पशु हैं, उनके निवास क्षेत्र के किन किन क्षेत्रों में वो निवास करते हैं, उनके स्थानिक स्वरूप के, जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी एरियाओं में निवास करते हैं, रेगिस्तानों में निवास करते हैं, इसका स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन इसमें होता है। दूसरी आती है वनस्पति भूगोल। वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं बच्चों। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन, ये अनेक प्रकार के वन होते हैं, शुष्क वन। तो इन वनों का अध्ययन वनस्पति भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा आता है पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें प्रजाति का मतलब होता है विभिन्न जीव प्रजातियाँ होती हैं, उनकी निवास स्थिति के क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिक विज्ञान में। और पारिस्थितिकी
तंत्र यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद में पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप यानी पूरी दुनिया में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर आई हैं, जैसे कि भूमि का ह्रास यानी भूमि की उत्पादकता में कमी यानी बंजर भूमि में वृद्धि होना, एवं प्रदूषण की समस्या, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो। इसके अलावा उनके संरक्षण की चिंता कि किस तरीके से पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण, भूमि ह्रास आदि को रोकने का उपाय आदि का अनुभव इस पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। इसके बाद में अब आता है बच्चों प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो देखिए प्रादेशिक भूगोल उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं हैं। पहली है बृहत, मध्यम और लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, यानी किसी भी उपागम या किसी भी क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले किसी भी अवयव का अध्ययन हम बृहद यानी बहुत बड़े स्तर यानी विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, फिर उसका मध्यम स्तर पर, फिर छोटे छोटे प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहरी नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। कहने का मतलब होता है किसी भी विस्तृत क्षेत्र को हम छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते हैं। जैसे अगर अधिवास भूगोल है तो हम ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं। फिर उनका नियोजन के बाद में उनके नगर नियोजन या प्रादेशिक नियोजन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद में तीसरा है प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास में क्या होता है कि किसी भी प्रदेश में छोटे छोटे प्रदेश बनाए जाते हैं, उप प्रदेश बनाए जाते हैं, उनमें विकास किस तरीके से किया जाए इसका अध्ययन इस प्रादेशिक उपागम पर किया जाता है। इसके बाद में प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। ये है दर्शन शास्त्र, जिसमें आत्मा, सत्य, अहिंसा आदि के बारे में बात की जाती है। तो भौगोलिक चिंतन। प्राचीन काल में भूगोल एक दार्शनिक विषय था और विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्रियों ने भौगोलिक चिंतन एक विषय के रूप में विकास किया उसका। तो इसमें भौगोलिक चिंतन में प्राचीन भूगोल के इतिहास के बारे में बात की जाती है। दूसरा है भूमि एवं मानव अंतः प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, भूमि और मानव के बीच में होने वाली अंतः प्रक्रिया। दूसरा है विधि तंत्र एवं तकनीकी। विधि तंत्र का मतलब होता है बहुत सारी तकनीकें, विधि हैं। सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण। सबसे पहले कंप्यूटर, संगणक को क्या कहते हैं हिंदी में? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आधारित मानचित्रण इसमें आता है। दूसरा परिमाणात्मक तकनीक या सांख्यिकी तकनीक, जिनमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं का मान होता है और उन संख्याओं के मान के आधार पर परिमाणात्मक तकनीक का विकास होता है, उनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, किसी भी क्षेत्र में जाकर के हम उसका सर्वेक्षण करते हैं। एक तो किताब में पढ़ते हैं, एक उस क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो ये क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ कहलाती हैं। चौथा है भू सूचना विज्ञान तकनीक, ये जियो फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, जैसे कि दूर संवेदन तकनीक कि यहाँ घर पर ही बैठे बैठे हम किसी भी क्षेत्र के बारे में इंटरनेट के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करें, ये दूर संवेदन तकनीक है। एक होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, हम किसी भी क्षेत्र के बारे में भूगोल से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला आता है वैश्विक स्थिति तंत्र, जिसे GPS बोलते हैं। आजकल GPS का ज़्यादातर प्रयोग अपराधों को लगाम लगाने के लिए किया जाता है। ट्रैकिंग की जाती है GPS के माध्यम से। आपने CID देखा होगा एपिसोड, उसमें GPS लगा होता है, उससे हम विभिन्न प्रकार के मोबाइलों की या उनकी ट्रैकिंग करते हैं। तो इसमें किसी भी विश्व में किसी भी स्थान की लोकेशन हम GPS के माध्यम से जानते हैं। तो उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये पूरा भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे में बनाया और पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र, नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। ये स्थिति का मतलब होता है ये स्थिर है, क्योंकि आजकल कोई भी विषय हो सब में परिवर्तन होता रहता है। नई नई तकनीकों में परिवर्तन हो रहा है, विधि तंत्रों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो पहले हस्तनिर्मित यानी हाथ से बनाई गई मानचित्र तकनीक थी, अब वह संगणक निर्मित यानी कंप्यूटर द्वारा निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता का प्रदान कर दी गई है।
यानी कितने भी ज़्यादा सारे आंकड़े हों, उन आंकड़ों का हम प्रबंधन तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है हमें, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है और टेक्नोलॉजी में ही वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्यों को खोला है। हम घर बैठे बैठे भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। मैंने जो अभी बताया था कि विश्व की किसी भी स्थान की वैश्विक स्थिति जाननी है तो हम GPS का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्तमान की तकनीक है और इनके आधार पर हम भूगोल का अध्ययन इसमें किया जाता है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण की क्षमता को बढ़ा दिया है। सिद्धांत यानी सिद्धांतों के साथ साथ उनका संश्लेषण भी किया जाए, उस ज्ञान को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य फर्स्ट में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार कर सकेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद में बच्चों अब आता है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, और इसको हम बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।